हेलो एवरीवन, मैं रामजी द्विवेदी दिल्ली सल्तनत की इस व्याख्यान माला में भाग तीसरा लेकर आपके सामने आया हूँ। भाग तीसरे में हम बलवन से लेकर मामलुक डायनेस्टी या गुलाम वंश के आखिरी शासक तक की बात करेंगे। बलवन जो 20 वर्षों तक तो विभिन्न पदों और वज़ीर तक सुशोभित होता है और अगले 20 वर्षों में वो सुल्तान बनता है। सुल्तान बनने की इसकी ये कड़ी कई वर्षों में विभिन्न पदों पर होते हुए आगे बढ़ती है। बलवन 1265 ईस्वी में शासक बनता है और लगभग 1287 ईस्वी तक शासन सत्ता को उपभोग करता है। किंतु इससे पहले बलवन का जो जीवन था वो कुछ इस प्रकार था। बलवन भी इल्वरी तुर्क वंश का था और बलवन को 1235 ईस्वी के पास इल्तुतमिश ने गुलाम के रूप में खरीदा था। ये उन 40 गुलामों में से एक था जिसका संगठन इल्तुतमिश ने किया हुआ था और अंत में यही वो शख्स बनता है जो इस तुकान चहलगानी अर्थात 40 दल का दमन भी करता है। बलवन रजिया सुल्तान के समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित हुआ। बलवन ने अमीर हाजिब, अमीर आखुर और नायब ममलिकात जैसे पदों पर विभूषित होकर कई वर्षों तक प्रशासनिक पदों का संचालन कार्य कैसे होता है उन सब का उसने उपभोग कर रखा था। ऐसे में 1249 ईस्वी में बलवन अपनी पुत्री का विवाह उस समय के सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है और इससे प्रसन्न होकर नासरुद्दीन महमूद उन्हें उलुग खां की उपाधि से भी विभूषित करते हैं। साथ ही ये नायब ममलिकात पद पर भी आसीन रहते हैं। बलवन एकमात्र ऐसा वज़ीर था जिसने वज़ीर रहते हुए छत्र का प्रयोग किया, जबकि छत्र का प्रयोग केवल सुल्तान ही कर सकता था। नासरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत के पद पर जब बलवन आसीन हुआ उस समय सुल्तान के पद की गरिमा एकदम गिर चुकी थी और दिल्ली सल्तनत की सीमाएं भी असुरक्षित थीं। बलवन ने कोई नई विजय नहीं की, किंतु उसका सारा ध्यान दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुनिश्चित करना और सुल्तान के पद की पद प्रतिष्ठा स्थापित करना महत्वपूर्ण था। उसने राजत्व के सिद्धांत जारी किए जिसमें उसने राजा को दैवीय अधिकार से सुशोभित बताया और राजा को इस पृथ्वी पर ईश्वर की छाया और पैगंबर के बाद दूसरा स्थान प्रोवाइड किया। इसके साथ ही वो राजा की निरंकुशता पर भी बल देता है। अपने दावे को वैधता प्रमाणित करने के लिए उसने खुद को अफरासियाब वंशज से घोषित किया। अफरासियाब वही वंशज है जिसका जिक्र फिरदौसी के शाहनामा में हमें मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी वैधता इसलिए भी ज़रूरी है कि गुलामों को शासक बनने की जो वैधता है वो कभी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में खुद को उच्च कुल का घोषित करना इसकी एक रणनीति या मजबूरी दोनों कहें तो गलत नहीं होगा। बलवन ने सर्वप्रथम अपने बलवनी वंश का स्थापना की और इल्तुतमिश के सभी संबंधियों को हत्या करवाई ताकि उसकी सत्ता के लिए कोई रुकावट ना बने। बलवन ने अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए तुकान चहलगानी पद का दमन किया और एक उन्नत गुप्तचर व्यवस्था जिसे बरीद सिस्टम कहें स्थापित किया, जिसके द्वारा वो अपने सरदारों पर पैनी नज़र रखता था। बलवन ने रक्त और लौह की नीति का कड़ाई से पालन किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसने किलेबंदी की। इस समय मंगोल आक्रमणों का भी अधिक भय था, इस लिहाज से भी इस किलेबंदी का काफ़ी ज़्यादा महत्व था। इसका बड़ा पुत्र मोहम्मद ऐसे ही मंगोल आक्रमण में रक्षा करते हुए मारा गया। बलवन ने अपने शासनकाल में राजत्व को इतना बल दिया कि उसने कई बार गैर इस्लामिक परंपराओं को अपनाने से भी परहेज़ नहीं किया। उसने सिजदा और पागोस नाम की प्रथाओं को
प्रचलित कराया। सिजदा बेसिकली घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना था और वहीं पाबोस पेट के बल लेटकर सुल्तान के कदमों को चूमना था। इन प्रथाओं के द्वारा वो सभी को सुल्तान उच्च प्रतिभा पर दिखाना चाहता था। बलबन ने अपनी छवि और सुल्तान की छवि को आगे बढ़ाने के लिए नायबते खुदाई और जिल्ले इल्लाह की उपाधि धारण की, जिसके द्वारा वो ईश्वर की छाया और खुद को यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्जे का इंसान साबित करने की कोशिश की। बलबन के बारे में हमें एक चीज़ और सुनने को मिलता है कि बलबन ने कभी भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को कोई पद या किसी प्रकार के राजकीय संरक्षण से वंचित रखा। बलबन निम्न कुल के व्यक्तियों से खास विरोध रखता था। एक बार उसने इस संदर्भ में कहा था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देख लेता हूँ तो मेरे सिराओं में जो खून है वो बड़ी तेज़ी से उबाल मारता है। ऐसे में बलबन ने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। बलबन ने सर्वप्रथम मंगोल सेना से टक्कर लेने के लिए दीवाने अर्ज नाम की व्यवस्था बनाई, जो दीवाने वजारत से बिल्कुल अलग थी। ये एक तरीके से सैन्य विभाग का कार्य भी करता था। बलबन ने इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए बंगाल में एकमात्र जो विरोध तुगरिल खान ने किया हुआ था, जो मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का शासक बना, इस विद्रोह को पराजित किया। बलबन स्वयं वहां गया और सभी विद्रोहियों को मौत की सज़ा सुनाई। इस प्रकार बलबन के शासनकाल में विद्रोह करने की गुंजाइश भी बिल्कुल नगण्य हो गई। इस शक्तिशाली प्रतिष्ठित राजवंश को स्थापित करना बलबन के लिए किसी बड़ी समस्या को आसान कर देने से कम नहीं था। बलबन ने अपने इस शासनकाल में राजत्व के पद और सुल्तान की गरिमा को इतनी पराकाष्ठा पर बढ़ा दिया था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए अभी तक कोई भी इसके बराबर ना खड़ा हुआ। इसीलिए प्रोफेसर निज़ामी दिल्ली सल्तनत के संगठनकर्ता और एक मजबूत शासक के रूप में बलबन को हमेशा एक वरीयता देते हैं और हबीबुल्लाह भी बलबन को कंसिडरेशन की उपाधि से भी नवाजते हैं। बलबन अपने शासन सत्ता के बाद अपनी सत्ता को जब वो बीमार हुआ तो कैखुसरो को देना चाहता था, जो उसके बड़े पुत्र मोहम्मद का बेटा था। किंतु उसकी मृत्यु के बाद वज़ीरों और सरदारों ने अपना कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया और कैखुसरो को मुल्तान भेजकर कैकुवाद, जो बुगरा खां का बेटा था और बलबन का पौत्र, उसे शासक के रूप में मनोनीत किया। कैकुवाद 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करता है। कैकुवाद बुगरा खां का पुत्र था और बुगरा खां इस समय बंगाल में एक स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता का उपभोग कर रहा था। इस सत्ता को दिलाने के लिए वज़ीर फ़खरुद्दीन का हाथ इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। किंतु फ़खरुद्दीन एक षड्यंत्रकारी प्रकृति का व्यक्ति था। फ़खरुद्दीन पिता और पुत्र को भी मिलने नहीं देता था। ऐसे में एक वाक़या कुछ इस प्रकार घटित हुआ कि बुगरा खां जब अपने पुत्र से मिलने दिल्ली पहुंचा तो एक सुल्तान अपने पिता से और एक पिता अपने पुत्र से मिल रहा था, जिसे कई बाधाओं के बाद मिलना संभव हुआ। और इस पूरी भेंट का जिक्र समकालीन इतिहासकारों ने किया हुआ है। किंतु कैकुवाद की वहाँ के षड्यंत्रकारी अर्थात दिल्ली सल्तनत के सरदारों द्वारा हत्या कर दी जाती है और कैकुवाद के अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को सत्ता पर आसीन किया जाता है, जो मात्र अभी 1-1.5 वर्ष का बालक ही था। उसकी सत्ता का संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी बनता है, जो उसके संरक्षण में उसका संरक्षक बन करके शासन सत्ता को चलाता है। किंतु 3 माह बाद
उस छोटे अविवेक सुल्तान की भी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ममलूक डायनेस्टी का अंत कर खिलजी राजवंश की स्थापना करता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के भाग तीसरे में मामलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश का अंत करके अब हम अगली कड़ी में खिलजी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।